बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। सुनैना ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज़ में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? सुनैना ने धीरे से कहा। चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊँगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो कपड़े भी खरीद कर देगा। आपके सर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारने लगी। वह बड़बड़ाते जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ा सा आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर लोहे का बना है। अपने इकलौते बेटे अखिलेश के लिए सुनैना ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद ऋतु का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी ऋतु को देखते ही सुनैना मोहित हो गई थी और घर लौटते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो ऋतु ही, वरना अखिलेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सुनैना ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह ऋतु से करवा दिया। ऋतु अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसी वजह से वह थोड़ी ज़िद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में माँ रजनी का ही शासन था। जिद, अहंकार और स्वार्थ में वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बचपन से ऋतु को यही पाठ पढ़ाया गया था कि ससुराल जाकर जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सुनैना के परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर ऋतु के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। सुनैना के पति राम अवतार एक कंपनी में हेड काउंटर थे। वेतन कम था, पर इस कम वेतन में उनकी पत्नी सुनैना अपने घर को बड़े ही सलीके से चलाती थी और अपने इकलौते बेटे अखिलेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई। इस समय अखिलेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थीं। अखिलेश को अक्सर अपनी कंपनी की विभिन्न शाखाओं के दौरा करना पड़ता था। अखिलेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे इस लायक बनाया था। इसीलिए वह अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा अपने खर्चों के लिए रखकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तक तो ऋतु ने यह सब सहन कर लिया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को रोज़ देती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को देती और माँ उसे हर बार कुछ नया गुरु मंत्र देती। करीब 3 महीने बाद ऋतु ने पहले तो अपने पति पर नियंत्रण करना शुरू किया और जब वह बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सुनैना की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में ऋतु के आने से पहले जो शांति थी, अब वह शांति वहाँ कहीं नहीं बची थी।
अब सुनैना की दोपहरें घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में बीतने लगी। राम अवतार एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। वो किसी से कुछ नहीं कह पाते थे, पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा देते और बहू से सीधे मुंह लगाना उचित नहीं समझते थे। इसीलिए वे ऑफिस से देर से आने लगे। अखिलेश भी यही स्थिति थी। माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पढ़ाया लिखाया था। उससे वह कठोर बातें नहीं बोल सकता था, लेकिन रितु के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उधर रितु दिन रात अखिलेश के कान भरने लगी कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो मायके पहुंचा दो या फिर अलग मकान लेकर रहो। अखिलेश शाम को ऑफिस से आया तो सीधा अपने कमरे में गया। वहाँ रितु अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अखिलेश ने पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? क्या फिर से माँ से झगड़ा हुआ? और क्या तुम्हारी माँ मुझे प्यार से बात करती है क्या? शेरनी की तरह घुर्राती है, रितु ने रोते हुए कहा और फिर पूरी दोपहर का हाल नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब कुछ सहन कर सकता है, पर सुंदर स्त्री की आंखों में आंसू नहीं सह सकता। अखिलेश ने तुरंत निर्णय ले लिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह सुनते ही रितु के आंसू कपूर की तरह गायब हो गए। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी उठकर अखिलेश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद वापस आकर बोला, मैंने अलग मकान देख लिया है और रितु के साथ वहाँ जा रहा हूँ। सुनैना बोली, अपने पापा से एक बार बात कर लो, उनसे सलाह ले लो। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन की कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा ठीक लगे करो। तुम्हें जो सामान चाहिए ले जा सकते हो। वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कटती हुई आवाज़ में बोलकर सुनैना ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वह अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद अखिलेश एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद दोनों पति पत्नी भी ट्रक में बैठकर चले गए। सुनैना की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब राम अवतार ऑफिस से आए तो पत्नी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन झगड़ा होने से बेहतर था कि दोनों जगह शांति रहे। यही सोचकर वह चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अखिलेश और रितु को गए हुए करीब 1 साल हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद दोनों ने घर छोड़ा। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर सुनैना और राम अवतार उदास बैठे अतीत की यादों में खोए हुए थे। उनमें त्योहार को लेकर कोई उत्साह नहीं था। शाम को सुनैना केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद राम अवतार को ऑफिस भेजकर सुनैना बच्चों को पढ़ाने चली गई। जब वह शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उसे जानती थी, पर सुनैना उसे नहीं पहचान पाई।
उस औरत ने नमस्ते करते हुए बताया कि रितु और अखिलेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रितु की तबीयत बहुत खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अखिलेश बाहर गए हुए हैं और रितु की डिलीवरी होने वाली है। सुनैना ने तुरंत पूछा कि किस अस्पताल में ले गए हैं, तो उस औरत ने बर्मा नर्सिंग होम का नाम बताया। सुनैना जल्दी से घर आई, एक थैली में ज़रूरी सामान रखा, अलमारी से पैसे निकाले और घर को ताला लगाकर ऑटो से अस्पताल चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर रितु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर पूछा, रितु के साथ कौन है? डॉक्टर ऑपरेशन के फॉर्म पर साइन करवाना चाहते हैं और फीस जमा करनी है। तभी रितु के मकान मालिक भी आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उन्हें समझ आ गया कि यह महिला अखिलेश की माँ है। उन्होंने सब जानकारी दी और सुनैना ने भी बताया कि रितु उसकी बहू है। सुनैना नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में गई है और डॉक्टर बिमला भाटिया को नमस्ते कर अपना परिचय दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फॉर्म पर साइन करवाया और कहा कि 25,000 रुपये जमा करने होंगे। सुनैना ने कहा, अभी 10,000 जमा कर देती हूँ, बाकी मेरे पति ला देंगे। किसी भी हाल में जच्चा और बच्चा दोनों को बचाइए। डॉक्टर ने उन्हें काउंटर पर पैसे जमा करने भेजा। वहाँ से सुनैना ने रसीद ली और पति को फ़ोन करके 15,000 रुपये लाने को कहा। 1.5 घंटे बाद राम अवतार अस्पताल पहुँचे। रितु के मम्मी पापा अब तक नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, बधाई हो, लड़की हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। बच्ची को पालने में लिटाकर वार्ड में लाया गया। रितु बेहोश थी। संध्या वहीं बेंच पर बैठकर बच्ची और रितु को देखती रही। रात भर वह उनके पास बैठी रही, कभी बच्ची का सिर सहलाती, कभी रितु का। सुबह राम अवतार चाय लेकर आए और बोले, अब तुम घर जाओ, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। थोड़ी देर बाद राम अवतार ने रितु से कहा, बेटा मैं बाहर बैठता हूँ, कुछ चाहिए तो नर्स से कह देना। पास वाली बेड पर एक महिला थी जो अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी। जब राम अवतार बाहर गए तो वह महिला रितु के पास आई और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो स्वर्ग से उतरी हुई लगती हैं। रात भर बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा करती रहीं। रितु ने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी, क्या हर माँ ऐसी होती है? मेरी माँ ने तो मुझे लड़ना सिखाया और मेरी सास ने मुझे ममता सिखाई। एक जन्म देती है, एक जीवन को बचाती है। शाम को रितु के मम्मी पापा आए, बहुत औपचारिकता से नमस्ते किया, फिर एक ओर जाकर बैठ गए। सुनैना ने एक थैली में कपड़े और दवाइयों की रसीदें रखीं और रितु से कहा, अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, मैं जा रही हूँ। आज तक की दवाइयों और अस्पताल का सारा बिल चुका दिया है। अखिलेश आए तो उसे मेरा आशीर्वाद देना। जैसे ही वह जाने लगी, रितु ने उनका आंचल पकड़ लिया। मम्मी, क्या अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को माफ़ नहीं करोगी? सुनैना ने झट से उसे गले लगा लिया। पगली, कभी माँ भी बेटी से नाराज़ होती है क्या? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। एक हफ्ते बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो अखिलेश भी लौट आया। रितु ने कहा, मैं अब सीधे मम्मी के घर जाऊंगी, वही मेरा घर है। घर में फिर से दीप जले। रितु अपने कमरे में बच्ची के साथ थी। सुनैना
सारा काम करती, लेकिन अब खुशी से। एक शाम रितु ने देखा आंगन में रंगोली बनी है, दीप जल रहे हैं। मम्मी, दिवाली तो बीत गई, फिर ये सब? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरे घर में असली दिवाली तो अब आई है, जब मेरी बेटी और पोती लौटे हैं। रितु ने झुककर उनके चरण छुए और कहा, मम्मी, नूपुर को आशीर्वाद दीजिए कि उसमें आपके जैसे गुण आए। वह जहाँ जाए वहाँ उजाला कर दे। संध्या की आंखें भर आईं, लेकिन अब बेआंसू दर्द के नहीं, पूर्णता के थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।